हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। हम बैंक पीओ या क्लरिकल या एसबीआई पीओ से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम पहले वाले सेशंस में कर चुके हैं डिस्कस। आप हमारे चैनल में सर्च भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट्स, एग्जाम में क्वेश्चंस को जल्दी कैसे अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में आया है 22 फरवरी 2020 में। तो हमारे पास यह है, ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज एंड बी यहाँ पर दिया है 40% लेस सफिशिएंट देन बी ए। तो इस क्वेश्चन को वैसे ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो टाइम काफी कंज्यूम होगा। हमें ऑन एन एवरेज 30-40 सेकंड के अंदर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करना होता है सॉल्व। तो इसको करने का तरीका क्या है? देखिए, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस को करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप देखिए इस तरीके से करेंगे कि जब भी एफिशिएंसी दी हो तो इनके काम करने का रेशो हम निकाल सकते हैं। रेशो मतलब अगर मैं बोलूं कि ए किसी दिन, एक पर्टिकुलर दिन में 100 यूनिट काम कर सकता है, तो बी जो है 40% लेस एफिशिएंट है, तो 40% का मतलब वो 60 कर सकता है। तो रेशो अगर हम देखें तो 3:5 का रेशो आएगा ए और बी के काम करने का। तो ए और बी के काम करने का रेशियो 3:5 है। तो हम क्या करेंगे, जो उनका रेशियो आ रहा है उतना ही उनका पर डे का वर्क एज्यूम कर लेंगे। बी का वर्क हमारा 3 हो जाएगा, ए का वर्क हो जाएगा 5 यूनिट पर डे। या हम ऐसा मान सकते हैं कि 3 चेयर्स बना रहा है, 5 चेयर्स बना रहा है एक दिन में, ये पर डे का वर्क है, पर डे, ऐसा एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये देखिए 5 और 3 कैसे आया, मैंने क्या करा, ए और बी, ए का अगर मैं 100 लूंगा तो बी का, क्योंकि बी 40% लेस एफिशिएंट है, इसका 40% होता है 40 कम तो मतलब 60, और कैंसिल करके 5:3 रह गया है। ठीक है, इस तरीके से आया। देखिए हमें पेन कम से कम चलाना है, जितना कम पेन चलाएंगे उतना हमारा टाइम सेव होने वाला है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली समझ जाएंगे कि ए और बी के काम करने का रेशियो 5:3 का होगा। ठीक है, तो अब देखिए बोला क्या है, ए अलोन कैन कंप्लीट, यहां पर कैन कंप्लीट बोला हुआ 25 डेज में, तो इसका मतलब टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क को हम इजीली निकाल सकते हैं, कैसे? 25 × 5 से, क्योंकि ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो 25 डेज में पूरा काम कर लेता है। ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन, पीस ऑफ वर्क क्या है वो हम निकाल रहे हैं, टोटल पीस ऑफ वर्क। क्योंकि ए एक दिन में अगर 5 यूनिट काम करेगा तो 25 डेज में कितना करेगा? 125 यूनिट। ठीक है, तो इतना काम करेगा। अब बोला क्या है, देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट 80% ऑफ डेट वर्क। इसका 80% क्या होगा ये हम निकाल लेते हैं। 80% निकालना बहुत आसान है, 4/5 करना होता है। 80% का मतलब 4/5, फ्रैक्शन में अगर हम बोले, जैसे 50% को हाफ बोलते हैं ना, तो 80% मतलब 4/5। इसका 4/5 करना, 5 से कैंसिल करें, 25 × 4, तो इसका 80% हो गया 100। तो मतलब हमें इतने यूनिट काम करना है, 100 यूनिट काम, इसका 80% 100 यूनिट। इस 100 यूनिट काम को कौन करेगा? ए और बी वर्किंग टुगेदर। ए और बी मिलके कितना यूनिट करेंगे? 8 यूनिट। तो टोटल काम करने में कितना टाइम लेंगे? 100 यूनिट को दोनों एक दिन में 8 यूनिट कर रहे हैं, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो 12.5 हमारा आंसर होगा। तो काफी कम पेन चला के हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से आप समझ सकते हैं मैंने क्या करा। मैंने ये जो 80% का टोटल वर्क है ना, 80% ऑफ वर्क वो ऊपर लिखा और 1 डे वर्क लिखा, दोनों का से डिवाइड कर दिया, दोनों का, ए और बी का। इससे ये आ गया कि वो 80% ऑफ वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। आप सिंपल कॉमन सेंस लगाइए कि अगर आप एक दिन में 8 यूनिट, दोनों मिलके एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में 16, 3 दिन में 24, फिर 4 दिन में 32, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो अगर मैं बोलूं 10 दिन में 80 होगा, फिर 11 दिन में 88 हो जाएगा, 12 दिन में 96 हो जाएगा, और फिर 13 दिन में फिर ज्यादा हो जाता, 104 हो जाता। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको ये समझना है। उसके लिए अगर आप पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारा टाइम एंड वर्क का सेशन है, जो कि हमारे ऐप में हमने पूरा डिस्कस करा हुआ है क्लासरूम में। उसमें आपको सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, टाइम एंड वर्क का कंप्लीट शॉर्टकट। एक एक क्वेश्चन, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी कर सकते हैं। ये जो हमने डिस्कस करा, इस शॉर्टकट को भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हैं।
और ये देखिए मैंने इतना सारा पेन इसलिए चलाया ताकि मेरी बात तुम तक पहुंचे, वरना ये काफी कम पेन चला के हो जाता है जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। देखिए किस तरीके से मैं क्या करता, करने का तरीका क्या होता कम पेन चलाने का, मैं यहाँ पर देखता कि अच्छा ये 100 है तो ये 60, तो मैं समझ जाता कि A5 और B3, ये समझ जाता। और फिर मैं बोलता कि टोटल वर्क, मतलब चाहे रफ पेज में मैं ऐसा लिखता कि A5 और B3, और टोटल वर्क मैं क्या करता, मैं बोलता अच्छा 25 दिन में तो 125। फिर बोला है कि A और B मिलकर 8 यूनिट काम करते हैं और हमें 80%, इसका 80% निकालता तो 100/8 तो 12.5। केवल इतना पेन चला के आंसर आ जाता। ठीक है, तो आपको इतना ही पेन चलाना है। ये सब मैंने इसलिए लिखा ताकि मेरी बात आपको समझ में आ जाए, मेरी बात आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो आपको ये चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी कि क्वेश्चंस को जल्दी कैसे करना है। स्कूल वाले तरीके से तो कर ही नहीं सकते, उस तरीके से तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। हाँ, उसके अलावा स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोगों को आपकी बहुत जरूरत है, आप जैसे स्टूडेंट्स की, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए रेगुलर बेसिस पे, चाहे क्वांट हो, रीजनिंग हो, शॉर्टकट्स हो या वीडियोज हो, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन के लिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशंस आईएएस टेलीग्राम चैनल है, यूपीएससी के लिए अलग है, एसएससी के लिए अलग है। उसके अलावा हमारी इक्वेशंस आईएएस ऐप है, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें अलग अलग टाइप के कोर्स हैं, यूपीएससी के हैं, बैंक पीओ के हैं, एसएससी के और कंबाइंड बैंक पे एसएससी का भी है और क्वांट का भी है। तो आप ब्राउज कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे फ्री वीडियो लेक्चर्स भी हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 जो कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 22 फैब को आया था। एवरेज ऑफ 11 नंबर्स दिया है 71। देखिए ट्रेडिशनल तरीके से भी ये क्वेश्चन काफी जल्दी हो सकता है। सम अगर मैं करूं उन 11 नंबर्स का, सम उन 11 नंबर्स का, तो 11 इंटू 71। अब देखिए किसी भी नंबर की 11 के साथ मल्टीप्लाई करनी हो, ये हम माइंड मैथ्स के सेशन में डिस्कस कर चुके हैं अपने क्लासरूम में या रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। जैसे अगर मैं बोलूं 3, 2 और ये 5, इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है 11 की, तो बहुत सिंपल है। 1 0 यहाँ पर लिखूंगा, 1 0 यहाँ पर, और किस तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा, एक बार मतलब ऐसे में चलूंगा और ऐड करते हुए चलूंगा पेयर में नंबर्स को। 5 और 0 5 ये लिखा, अब 5 और 2 7 ये लिखा, 3 और 2 5 और 0 और 3 3, ये 11 का रिजल्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही 11 की इससे मल्टीप्लाई करनी है, 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, तो पहले इनको ऐड करूंगा 1, 7 और 1 8 और 0 और 7 7, 781। तो कितना सिंपल था 11 से मल्टीप्लाई करना, टाइम भी नहीं लगा। तो मैं क्या करता बेसिकली, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, हमें टाइम सेव करना है। तो बेसिकली जब आप मेंटली आपको करना है, आपको कुछ सोचना है कि अच्छा सम, ये ना लिखकर डायरेक्ट ये लिख सकते थे। टाइम सेव करना है, एक एक सेकंड बचा सकते हैं तो एक एक सेकंड बचाना है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ ताकि स्टूडेंट्स को अप्रोचेस पता चले, क्योंकि स्टूडेंट्स अननेसेसरी बहुत टाइम बर्बाद कर रहे हैं। छोटी छोटी मल्टीप्लाई बच्चों की तरह मल्टीप्लाई करते हैं, बच्चों की तरह प्लस करते हैं, बच्चों की तरह माइनस करते हैं। तो आपको ब्रेन का यूज ज्यादा करना है, पेन का यूज कम करना है। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, ठीक है, तो इन 5 नंबर्स का सम निकाल लेते हैं। ऐसा लिखना नहीं होता, ठीक है, 5 इंटू 73, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, और किसी भी नंबर की 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 5 का मतलब होता है 10/2। तो अगर मेरे पास आ रहा है फॉर एग्जांपल 72 इंटू 5, एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो इसको क्या मानूंगा 10/2, तो वो कितना हो जाएगा 720/2, मतलब 360 है ना। अब जैसे यहाँ पर 73 इंटू 5 है तो उसको 10/2, तो 730/2 हो जाएगा ना। वो ऐसा सोचना है बस आपको। तो 700 का आधा 350 अलग से करना और 30 का आधा 15, तो 350 और 13 365। ठीक है, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो 70 + 3 को ब्रेक डाउन करके 350 और 15 365। बहुत सारे तरीके हैं, बस दिमाग ज्यादा चलाना है, पेन कम दिमाग ज्यादा चलाना है, पेन कम। आपको बच्चों की तरह ऐसे अगर जो मल्टीप्लाई करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला कभी, बस ये ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको अपनी अप्रोचेस बदलनी है, स्कूल वाले तरीके छोड़ने हैं, बिल्कुल नए अप्रोचेस के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आउट ऑफ बॉक्स सोचना है बिल्कुल। तो ये हमारा 5 का सम हो गया। एवरेज ऑफ लास्ट 4, देखिए टोटल 11 नंबर है, सम ऑफ 5 नंबर 6 नंबर रह गए और फिर लास्ट 4 बोला हुआ है, आखिरी के 4 नंबर का सम कितना होगा 4 इंटू 84। अब देखिए 4 इंटू 84, फिर से मैं बोल रहा हूं बच्चों की तरह नहीं करना, आपको
इस तरीके से सोचना है, पेन नहीं चलाना कि भाई 320 तो आएगा ही, 320 320 तो आने ही वाला है और 16 और आने वाला है 336, ठीक है। और अगर मैं केवल इनको ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा, सम 9 नंबर्स का हो जाएगा ना। ये शुरू के 5, अगर मैं नंबर बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, शुरू के 5 नंबर ये इनका सम निकाल लिया, लास्ट के 4 नंबर इनका सम दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ हमारा 365, ये दिया हुआ 336, ठीक है। और इन 9 नंबर आएंगे तो इन दोनों का सम आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों का सम हो जाएगा हमारा कितना हो गया 701। तो अब जब टोटल 11 के सम में से 9 का सम माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, सम 2 नंबर का आ जाएगा, उन दोनों का सम कितना हो जाएगा 80। 781 से 701 माइनस करा, इसमें बस ध्यान रखना है कि पेन कम चले, ठीक है। तो ये 80 आ गया। अब वो जो ये 80 क्या है, 2 नंबर कौन से 6th और 7th का सम है, और वो 6th और 7th नंबर जो है 9:7 के रेशियो में है। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं, रेशियो में कभी भी नंबर को डिवाइड करना हो बिना पेन चलाए कर सकते हैं बहुत इजीली। जो 9 और 7 को ऐसे मन में सोचना है, 16 9 और 7 को ऐड करके 16 आया, 5 और 5 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो गया 45 और 35, ये हो गया 6th नंबर और ये हो गया 7th नंबर, ठीक है। और हमें पूछा क्या है, फाइंड द 6th नंबर, तो 6th नंबर हमारे पास क्या हो गया 45, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना है, देखिए करने का तरीका क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में जैसा मैंने बोला कि ऐसे ऐसे करते 11 के साथ मल्टीप्लाई करना 1 और 7 और 1 8 और ये हो गया 781, फिर मैं इधर से इधर मल्टीप्लाई करता कि भाई ये 70 350 365 हो गया, और फिर मैं इधर मल्टीप्लाई करता, अच्छा 336 हो गया, 9 नंबर हो गए तो 701, ऐसी समझ में आ जाता। अच्छा 6th और 7th नंबर अगर एक्स अब आए तो उनका सम दिया हुआ है 80 और उन्हीं को 9:7 के रेशियो में डिवाइड करना, तो बहुत सिंपल तरीके से हो जाता। ये सारी चीजें मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि मेरी बात आप तक पहुंच जाए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, स्पीड ऑफ बोट इज 16 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट को हम x एज्यूम करते हैं और स्ट्रीम की स्पीड को नॉर्मली हम y एज्यूम करते हैं। तो अगर मैं बोलूं स्पीड ऑफ बोट ये x है, बोट की स्पीड, और स्ट्रीम की स्पीड, ये सब समझाने के लिए लिख रहा हूं को y, तो ये ना 16 ज्यादा है स्पीड ऑफ बोट स्ट्रीम की स्पीड से। तो हम क्या कर सकते हैं इसको मैं a ले लेता हूं और ये 16 प्लस a हो जाएगा, ठीक है। अब आपके कॉन्सेप्ट ये क्लियर होने चाहिए कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है। अगर बोट पानी के साथ नीचे आ रही है तो होता क्या है, बोट की एक तो अपनी ओरिजिनल स्पीड है, साथ ही साथ पानी भी उसे पुश कर रहा है नीचे की तरफ, पानी भी धक्का दे रहा है बोट को। पानी के बहाव के साथ आप सोचिए, आप तैरते हुए आए नीचे और पानी भी बह रहा है उसी डायरेक्शन में, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि आप तैर भी रहे हैं, साथ ही साथ पानी भी तो धक्का दे रहा है आपको। तो आपकी नेट स्पीड क्या होगी, आपकी खुद की ओरिजिनल स्पीड अगर रुका हुआ पानी होता, और साथ ही साथ वाटर की स्पीड, दोनों को ऐड करके आपकी रिजल्टेंट स्पीड होगी नेट। इसी तरीके से यहां पर डाउनस्ट्रीम का मतलब है रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी, ये तो बोट की खुद की स्पीड है और इतना तो पानी उसे नीचे लेकर आ जाएगा, तो रिजल्टेंट स्पीड इन दोनों को ऐड कर देंगे, x प्लस वाई होता है, तो 16 प्लस 2a। और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, अप स्ट्रीम जब हम पानी के अगेंस्ट जा रहे हो, एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो बोट की स्पीड होती 20 किलोमीटर पर आवर, वाटर की स्पीड होती 4 किलोमीटर पर आवर, ये एक्स और ये वाई। तो होता क्या है, 1 घंटे में बोट तो 20 किलोमीटर नीचे आ रही है, उसी 1 घंटे में पानी भी उसे 4 किलोमीटर नीचे ले आता, तो रिजल्टेंट होता 24 किलोमीटर पर आवर, तो x प्लस 5 हो जाता, वही हमने लिखा है। और अप स्ट्रीम में अगर बोट ऊपर जाती, 1 घंटे में बोट जाती 20 किलोमीटर ऊपर, उसी 1 घंटे में पानी वापस धक्का दे देता 4 किलोमीटर पीछे, तो रिजल्ट क्या रह जाता, 16 माइनस होता, तो x माइनस वाई होता, x माइनस वाई होगा तो 16 ये होगा। ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो चीजें आसानी से समझ जाएंगे। थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, रटना कुछ नहीं है। जो रटने के चक्कर में पड़ता है, शॉर्टकट फॉर्मूले लगाने के चक्कर में पड़ता है, फॉर्मूला बेस्ड शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड शॉर्टकट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर कर लो कि शॉर्टकट खुद ही क्रिएट हो जाए।
ठीक है, तो हम भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम टेकन बाय बोट टू कवर अ डिस्टेंस 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। देखिए 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का जो टाइम है, टाइम T1 लिख लेता हूं, इक्वल टू अपस्ट्रीम 24 किलोमीटर। 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का जो टाइम है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम के बराबर है। और आपको पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो यहां पर 36 है, स्पीड डाउनस्ट्रीम की क्या होगी 16 + 2 है, इक्वल टू इसकी स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 24, स्पीड कितनी है इसकी, स्पीड है 16। ठीक है, अब कैंसिल करें, ये हो गया हमारा 8(2) और 8(3). अब देखिए बहुत सिंपल है, ऊपर 36 है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तब भी a आ जाएगा, लेकिन जिसका कॉमन सेंस अच्छा होगा वो समझ जाएगा। ऊपर 36 है, वो इसे 36 बनाने की कोशिश करो, 12 की मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा 36, और नीचे की 12 की मल्टीप्लाई कर दी दोनों से 24। ठीक है, उससे क्या फायदा हुआ, ऊपर 36 तो ये जो 24 है इस 24 ये 24 के बराबर होगा, ये 16 है, इधर 24 है, तो ये क्या होगा 8। कॉमन सेंस, वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हो जाना है, लेकिन जिसका कॉमन सेंस अच्छा होगा वो जल्दी कर सकता है, ऐसा सोचना है। तो ये 16 और 8 24 तभी तो आएगा, ऊपर 36 तो इक्वल है ना। तो ये a इसका मतलब कितना हो गया 4। ठीक है, तो इसका मतलब जो है अप स्ट्रीम की स्पीड जो है 4 है, और ये कितना हो गया 20। और हमें पूछा गया है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है 4, तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, काफी जल्दी कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम में तभी जल्दी कर पाते हैं जब हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, रिसर्च करनी है हर एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19, Ajay spends 20% of monthly salary on rent, he spends 40% remaining on the other expenses, और अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, उसकी मंथली सैलरी को एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि उसका 20% फिर 40% रिमेनिंग, दोनों परसेंटेजेस का बेस अलग अलग है, तो इन परसेंटेजेस को हम ऐड नहीं कर सकते। परसेंटेज का बेस अलग अलग है तो परसेंटेजेस को ऐड नहीं कर सकते, परसेंटेज का बेस सेम होता है तो परसेंटेजेस को ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मंथली सैलरी को 100x एज्यूम कर लूंगा, ये है मंथली सैलरी 100x। क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल है, एकदम हो जाएगा। ठीक है, 20% उसने रेंट में दिया, तो उसका 20% मतलब 20x, रेंट में दिया 20x, 100x में से तो रिमेनिंग कितना रहा 80x, ये रिमेनिंग है। उसके पास जेब में रह गया 80x, 100x था उसके पास। नॉर्मली देखिए बहुत सारे तरीके हैं, 100 यूनिट भी मान के चल सकते हैं, बहुत सारे लोग यूनिट के हिसाब से 100 के हिसाब से ही चल लेते हैं, तो मैंने 100x माना है। ठीक है, तो रेंट 20% 20x और 80x रिमेनिंग रह गया। अब उसने रिमेनिंग का 40% खर्च करा, इसका 40% कितना है, इसका 40% होगा, 10% है 8, देखिए 10% निकालना है 80x का तो 8x होगा, और 10% का 4 गुना करेंगे तो 40% है, तो 8 का 4 गुना 32। देखिए इसका 10% था हमारा 8x, तो 40% कितना होगा 32x। ठीक है, और बोला क्या है 40% रिमेनिंग ऑन द अदर एक्सपेंसेस, इफ दिस एक्सपेंडिचर ऑन द अदर एक्सपेंसेस इज, तो ये जो अदर एक्सपेंसेस का एक्सपेंडिचर है वो दिया हुआ, मतलब इस 32x की वैल्यू गिवन है, वो रिमेनिंग भी नहीं बोल रहे हैं कि माइनस करके इतना रिमेनिंग रह गया। लाइन को हमेशा समझना है, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन भी हम अच्छे से तभी कर पाते हैं जब हमारा कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो, रीडिंग स्किल्स अच्छी हो, इंग्लिश थोड़ा सा ठीक हो। ठीक है, तो इफ हिज एक्सपेंडिचर ऑन द अदर एक्सपेंसेस, ये अदर एक्सपेंसेस ही था ना 40%, इसकी वैल्यू गिवन है 9600। तो देखिए 32 से 96 कैंसिल हो रहा है, x हो गया 300, और हमें क्या निकाला है, देन फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट। छोटे छोटे वर्ड है, इन पे ध्यान देना है। पूछा क्या है, टोटल सैलरी नहीं पूछी, रेंट में पूछा हुआ, तो रेंट है 20x की वैल्यू, तो 20 इंटू 300, तो हमारा आ जाएगा 6000। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, एग्जाम में आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स में आया हुआ है 14 फरवरी 20 में। ठीक है, तो एग्जाम में बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। Question number 20. A, B, C are positive integers such that A is, देखिए A, B और C तीन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और A is 20% लेस देन C, मतलब C से 20% लेस A है। C is 50% मोर देन B, यहां से 50% बढ़ाएं तो ये मिलेगा। देखिए आपको बेसिक समझना है किसका बेस क्या है, और हमें बोला तीनों का सम 111 है, तो हम क्या कर सकते हैं,
रेशो निकाल सकते हैं कि क्या रेशो है, और 111 को उसी रेशो में डिवाइड कर देंगे, बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि इस 20% का बेस तो ये है और इसका बेस ये है। मतलब अगर हमें सी पता होगा तो 20% माइनस करके ए आ जाएगा, लेकिन ए पता हो तो वो 20% ए का नहीं निकालना, 20% निकालना है सी का, ए का नहीं। 20% यहां अप्लाई करना, माइनस करके आएगा। ऐसे 50% बी का निकालना है, सी का नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले बी को एज्यूम करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि बी को एज्यूम करेंगे उसका 50% बढ़ा देंगे, सी आ जाएगा, फिर इसका 20% माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा, अगर मैं एज्यूम करूं बी को 100, तो सी कितना होगा 150। अगर इसको 100 मानता हूं, 10 भी मान सकता हूं, ठीक है, तो ज्यादा सिंपल चलना है तो 10 मान लो। चलो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 होगा, 50% ज्यादा, तो 10 का 50% बढ़ाया तो 15। अब इस 15 को 20% माइनस करना है, इसका 10% होगा 1.5। देखिए 15 का 10% होगा 1.5, सोचना है बस। और 20% कितना होगा 3, 20% होगा 3, है ना। तो 3 कम करना है तो ये हो गया 12, ये तीनों का रेशो आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, आरबीआई असिस्टेंट में आया हुआ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें टाइम बर्बाद कर लेते। तो ये 2, 4, 5 सेकंड में ही ये हो जाता, रेशो निकल जाता। और हमें निकालनी है बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू क्या होगी, 10 अपॉन जो कि 22 और 15 37 इनटू सम ऑफ रेशो आ जाता है ना अपॉन में, और टोटल कितना है 111, और ये कैंसिल करें 3 और ये हो जाएगा हमारा 30। कितना सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, बड़ी इजीली हो गया। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। नंबर 21 में आते हैं। मारिया वॉज ट्वाइस द एज ऑफ मोनिका 7 years बैक। 7 साल पहले का गिवन है, तो 7 साल पहले मैं ऐसा लिख लेता हूं, 7 साल पहले मारिया और मोनिका। तो मारिया और मोनिका, मारिया की एज दुगनी है मोनिका की एज की, तो इसका मतलब हम रेशो बोल सकते हैं 2:1। मारिया और मोनिका की एज का रेशो 2:1 है। अगर ये x है तो ये 2x होगा। आफ्टर 5 years, देखिए बीच में प्रेजेंट भी होगा, ये प्रेजेंट से 7 साल पीछे है और ये प्रेजेंट से 5 साल बाद है। तो मोनिका's एज विल बी 2/3 ऑफ मारिया's एज। अब देखिए मोनिका अपॉन मारिया, ठीक है, या हम ऐसा अगर मैं लिखूं प्रॉपर तरीके से, मोनिका की एज क्या है 2/3 ऑफ मारिया। तो इसका मतलब मोनिका मारिया की एज का रेशो, मोनिका अपॉन मारिया, वो 2/3 आया। तो मोनिका मारिया की एज का रेशो 2/3 आया। यहां पर मारिया पहले है, या मारिया इज टू मोनिका, एज का रेशो हो गया 3:2। तो ये हो जाएगा हमारा 5 साल बाद इनकी एज का रेशो हो जाएगा 3:2। ये दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट वाज मारिया's एज 3 years बैक, मतलब प्रेजेंट से पहले हमें प्रेजेंट की एज निकालनी पड़ेगी यहां पर, ठीक है। मारिया की, मोनिका की तो निकालनी नहीं है, तो हम मारिया में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो 3 साल पहले, मतलब प्रेजेंट से 3 साल पहले मारिया की एज क्या थी। अब देखिए हमने डिस्कस करा था रेशियो एंड प्रपोर्शन में भी एजेस के क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से बिना पेन चलाए निकाले जा सकते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लिया आप और आपके ब्रदर की एज का डिफरेंस है अभी 2 साल। आज से 15 साल के बाद आप और आपके भाई की एज का डिफरेंस 2 ही साल होगा। आज से 5 साल पहले आपके और आपके भाई का एज का डिफरेंस 2 ही साल रहेगा। ऐसी मारिया और मोनिका की एज का डिफरेंस चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे 7 साल पहले हो, 5 साल बाद हो, उनकी एज का डिफरेंस सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर नंबर 2 और 1 लें तो यहाँ डिफरेंस क्या है 1 का, और 3 और 2 लें तो यहाँ भी डिफरेंस 1 का है, तो डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम नहीं आता तो हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई करके डिफरेंस को सेम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डिफरेंस 1 है, यहाँ पर डिफरेंस 4 बनाना है, तो 4 की मल्टीप्लाई करके डिफरेंस को 4 बनाया जा सकता है, 12:8 लिखा जा सकता है। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो में तो 12:8 हो जाएगा ना, डिफरेंस हो गया 4। तो 1 का डिफरेंस हमने 4 कर लिया, क्योंकि इसको ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि इसको कैंसिल करके आना तो 3:2 ही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्लासरूम में। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस 1 है, यहाँ पे डिफरेंस 1 है। मारिया मोनिका, 2 इंडिविजुअल की एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, पास्ट में हो, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस सेम है, कंडीशन 1 तो सेटिस्फाई हो रही। तो यहाँ से आप इंक्रीज कितने का है, 1 से 2 हुआ या 2 से 3 हुआ, यहाँ भी 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का इंक्रीज है। अब वो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, क्योंकि ये 7 साल पहले की बात हो रही है, 5 साल बाद की, तो ये 1 यूनिट यहाँ से यहाँ पर टाइम का जो डिफरेंस है वो है 12 साल,
तो 1 यूनिट, ये 1 से 2 हो गया, चाहे इसको भी देख सकते हैं, ये 1 से 2 हो गया, इसका मतलब है 1 यूनिट इंक्रीज हुआ, और यहां से टाइम पीरियड हुआ 12 साल, तो 1 यूनिट 12 साल के बराबर है। तो ये जो पूरी कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है ना, यहां सबकी एज मिल जाएगी 12 की मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सारी वैल्यूज को मैं बॉक्स में लिख लेता हूं, ठीक है। 12 टू जाए, ये हो जाएगा 24 और ये हो गया 12। तो मारिया की एज 7 साल पहले 24 साल थी, अब फिर इसकी 12, और यहाँ भी 12 की मल्टीप्लाई 36 और यहाँ 12 की मल्टीप्लाई 24। ये एक्चुअल वैल्यूज आ जाएंगी। ये शॉर्टकट है, बहुत इजीली हो जाता है अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। डिफरेंस सेम हो तो सीधे यूनिट का डिफरेंस देखना है, यूनिट और टाइम पीरियड के इक्वल। अगर एक यूनिट 8 साल आता तो 8 की सबसे मल्टीप्लाई कर देते। ये जो रेशियो है इसमें सब में 12 की मल्टीप्लाई करी हमने। ये 24 साल है, 36 साल, और ये 7 साल पहले 24 साल, तो प्रेजेंट में मारिया कितने की होगी? प्रेजेंट एज मारिया की 31। तो मारिया की जो प्रेजेंट एज है वो है 31, और हमें पूछा क्या है, व्हाट वाज मारियाज एज 3 इयर्स बैक। तो 3 साल पहले मारिया की एज कितनी रहेगी? 28। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़ी इजीली हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट करने होते हैं और बहुत इजीली निकल सकते हैं। हाँ, उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप में हमने डिस्कस करा था कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट हमेशा, रेशियो ऑफ प्रॉफिट हमेशा रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। हम इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कौन सा इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए हुआ है उसकी मल्टीप्लाई करें और उनका रेशियो निकालें, तो उससे प्रॉफिट का रेशियो हमें मिल जाता है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। ए एंड बी इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 6000 एंड 9000। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करना है, तो ए और बी, ये हो गया 6000, एक है इन्वेस्टमेंट, इनटू टाइम जरूर करना है, ये हो गया 9000। टाइम की मल्टीप्लाई करनी है, तभी हमें रेशियो ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। इन अ बिजनेस फॉर अ टाइम ड्यूरेशन 5:3, 5:3 टाइम ड्यूरेशन है, तो हम क्या टाइम ड्यूरेशन का जो रेशियो है उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और इनका जो रेशियो निकालेंगे वो रेशियो ऑफ प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से जो भी रिजल्ट मिलता है उसका रेशियो जब हम निकालते हैं तो वो रेशियो ऑफ प्रॉफिट होता है, और रेशियो ऑफ प्रॉफिट बड़ी इजीली निकल जाएगा। जो भी कैंसिल करना है सब में 3 0 3 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल हो रहा है 3 2, तो 10:9 का रेशियो आ गया। प्रॉफिट इस रेशियो में डिवाइड होगा। अब बोला क्या, दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 4370, ए का शेयर पूछा हुआ है, ठीक है। तो ए का शेयर क्या होगा? 10/a का शेयर, सम ऑफ रेशियो 19 और इंटू 4370। 19 से कैंसिल करें, 19 टू 38, टेबल्स वगैरह लर्न होनी चाहिए, 20 तक तो एटलीस्ट लर्न होनी ही चाहिए, ठीक है। 3857 और ये हो गया 30, तो ये हो गया 2300। तो 2300 हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। तो बहुत इजीली निकल गया स्टूडेंट्स। तो ये IBPS PO प्रीलिम्स में आया था 12 अक्टूबर। ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और हमें ये समझना है कि क्वेश्चंस को जल्दी कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चंस को हमें मैक्सिमम 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन को निपटा देना है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जो 10-15 सेकंड में हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 45 सेकंड तक भी जा सकते हैं। तो बहुत इजीली आप क्वेश्चंस कर सकते हो, बस आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है घर में, पहले रिसर्च करनी है। जैसे ये क्वेश्चन है जो भी हमने डिस्कस करा कि रेशियो प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो पार्टनरशिप के ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। 30-40 क्वेश्चंस एटलीस्ट आप कर लेंगे। पेन कम चलाना है, दिमाग ज्यादा चलाना है तो बहुत जल्दी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसमें हम स्टडी मटेरियल वगैरह अपलोड करते रहते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम इज 16 किलोमीटर पर आवर और अपस्ट्रीम इज इतना। देखिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है। देखिए अगर पानी रुका हुआ है और आप अपनी बोट से जा रहे हैं रुके हुए पानी में, और आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, तो पानी तो रुका हुआ है, तो आपकी बोट की ओरिजिनल स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो रिजल्ट भी रहेगा 10 किलोमीटर पर आवर क्योंकि पानी तो स्टिल है। तो हम बोलेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। और अब अगर पानी बहने लगे, पहले पानी रुका हुआ था, अब पानी बह रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पहले पानी रुका हुआ था, अब पानी बह रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब बोट 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। पानी जब रुका हुआ था तो बोट की रिजल्टेंट स्पीड 10 ही रहेगी, लेकिन पानी जब बहने लगेगा तो रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगी 13 किलोमीटर पर आवर।
क्यों? क्योंकि बोट तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रही है, पानी भी उसे 1 घंटे में 3 किलोमीटर आगे लेके जा रहा है, तो रिजल्ट क्या रहेगा? बढ़ जाता है। तो इसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की जब भी स्पीड होती है वो क्या होती है? बोट की स्पीड मान लिया ये x है और ये y है, और स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाती है। और जैसे यहाँ पर दिया हुआ स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इज 16, ये दिया हुआ, ठीक है। और अप स्ट्रीम में क्या होगा? ठीक है, पानी रुका हुआ है तो बोट की स्पीड 10 ही होगी, लेकिन अगर पानी के अगेंस्ट बोट जा रही है, पानी नीचे बह रहा है, बोट ऊपर जा रही है, तो बोट तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चली, लेकिन पानी उसे 3 किलोमीटर नीचे धक्का दे देगा, रिजल्ट रहेगा 7 किलोमीटर पर आवर। 7 ही किलोमीटर चलेगी बोट, 10 किलोमीटर गई थी, उसी 1 घंटे में पानी उसे 3 किलोमीटर वापस ले आया। तो रिजल्ट क्या रहा? x माइनस वाई अप स्ट्रीम, x माइनस वाई, और ये दिया हुआ 10, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब x निकालना। अब देखिए इतनी सिंपल इक्वेशन को बिना पेन चलाए ये क्वेश्चन हो सकता था, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है पूरा। आपको वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू है, और हमें x की वैल्यू पूछी है। और इतनी सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है, बच्चों की तरह सॉल्व नहीं करना कि हमने लाइन खींची है, क्रॉस करा। x की वैल्यू इतनी सिंपल इक्वेशन में x की वैल्यू सम का हाफ होती है, इनको ऐड करके कितना आ रहा है? 26, उसका आधा, x की वैल्यू है 13, बस 13 आंसर। y की वैल्यू निकालनी होती है तो डिफरेंस का हाफ, डिफरेंस क्या है? 6 का आधा 3, तो y होता 3, तो लेकिन हमें तो x निकालना है। तो बिना पेन चलाए समझ में आ जाता है कि x प्लस वाई 16, x माइनस वाई इतना, तो x क्या होगा? सम का हाफ, 26 का आधा 13। तो कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट्स क्रिएट करने हैं आपको। Question number 24. A box contains red, green, a blue colored ball. When one ball is drawn at random from the probability of either green or blue is 2/3. तो पहले ऐसा करते हैं, probability निकालना सीख लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद इसमें आएंगे। मान लो कि मेरे पास है 3 रेड, 4 ग्रीन और 5 येलो बॉल, ठीक है, और 1 बॉल इज ड्रॉन। ये हमने देखिए पूरा का पूरा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी पूरा डिटेल में डिस्कस करा है, हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, हमारा इक्वेशंस IAS ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप कोर्स परचेज कर सकते हैं जिसमें हमने पूरा डिटेल में डिस्कस करा है। फिर भी अभी आपको समझा देता हूं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये टोटल बॉल्स कितनी हो गई हमारे पास? 12 बॉल्स, ठीक है। अब एक बॉल निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या होता है? हमेशा टोटल पॉसिबल केसेस अपॉन में आता है, और फेवरेबल नंबर ऑफ केस ऊपर आता है। फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस मतलब हमें अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो बॉल हमने निकाली है वो रेड कलर की हो, एक ही बॉल निकाली, तो पहले टोटल पॉसिबल केसेस का मतलब है 12 में से एक बॉल निकालने के टोटल कितने केसेस होंगे। तो 12 में से एक बॉल निकालनी है तो 12 केसेस होंगे, है ना। वैसे प्रॉपर तरीके से कॉम्बिनेशन वाले तरीके से करते हैं तो हम बोलते हैं इसे 12C1, वरना हम डायरेक्ट केवल 12 बोल लेते हैं अगर एक ही बॉल निकाल रहे हैं तो। अब जितनी बॉल है टोटल पॉसिबल केस। फेवरेबल नंबर ऑफ केस मतलब रेड के फेवर में कितने केस होंगे, रेड बॉल निकालने के कितने केसेस होंगे। तो हमारे पास 3 रेड है तो 3 में से एक रेड बॉल सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो 3C1, या जितनी रेड बॉल है उतना लिख लिया ऊपर 1/4, ठीक है। जितनी बॉल है रेड उतना लिख लिया, या 3C1। इसको प्रैक्टिकली समझे तो मेरे पास एक बैग था जिसमें 12 बॉल थी, मैं बैग आपके पास लेके गया और मैंने आपको ये कहा कि देखिए आपको एक रेड बॉल निकालनी है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले आप टोटल पॉसिबल केसेस के बारे में कॉन्सेंट्रेट करिए, रेड बॉल को छोड़िए। तो पहले टोटल पॉसिबल केसेस में क्या होगा, एक बॉल बैग में हाथ डाल के एक बॉल कितने तरीके से निकाल सकते हो। जब आप बैग में झांक के देखेंगे, आप देखेंगे 12 बॉल है, कौन सी बॉल उठाऊं, तो 12 बॉल को 12 तरीके से उठा सकते हैं, या तो पहली बॉल या दूसरी बॉल या तीसरी बॉल, तो 12 तरीके, आपके 12 चॉइसेस हैं। आप बोलेंगे सर कौन सी उठाऊं, तो 12 चॉइसेस होंगी, इसलिए वो आ गया अपॉन में। अब मैंने बोला कि रेड बॉल, अब मैं कंडीशन रखूं फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स में, मैं कंडीशन रखूं कि भैया रेड बॉल निकालना। तो आपने बैग में झांक के देखा 3 रेड बॉल थी, तो आपने देखा कि 3 रेड बॉल है, तो कौन सी रेड बॉल उठाऊं इन 3 में से। तो आपके पास 3 चॉइसेस होंगी, 3C1, तो उसे 3 बोलते हैं, ठीक है। तो 1/4 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी इसको परसेंटेज में बोले तो हम बोलेंगे 25% चांस है कि वो बॉल रेड होगी, 25% चांस। 12 में से 3 रेड है ना, 25% बॉल तो रेड है। इसको इस सेंस में भी समझ सकते हैं कि 25% बॉल रेड है। जैसे यहां पर है ना कि एक ही बॉल निकाल रहे हैं,
प्रोबेबिलिटी 2/3, परसेंटेज में इसे बोलेंगे तो 66.66% बॉल, इसको परसेंटेज में इतना बोलते हैं। ग्रीन और ब्लू होंगी, मतलब अगर टोटल बॉल है 3 तो उनमें से 2 बॉल, या टोटल बॉल है 15 तो 10 बॉल ऐसी होंगी, या परसेंटेज में बोले 66.66% बॉल रेड या ये ग्रीन या ब्लू होंगी। ठीक है, अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी पूछूं कि बॉल रेड और ग्रीन होंगी, या तो रेड निकले एक बॉल, या तो रेड निकले या तो ग्रीन, नीचे तो 12 ही आएगा, तो वो एक बॉल अगर मैं बैग लेके जाऊं, मैं बोलूं बॉल रेड या ग्रीन होनी चाहिए, तो आप बोलोगे रेड या ग्रीन को देखोगे यार ये तो 7 है, इन 7 में से कोई भी एक उठा लूंगा तो 7। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकलने वाली है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से समझना है। अगर मैं कॉइन टॉस कर रहा हूं, मेरा या तो हेड आता है या तो टेल आता है, इसके 50% चांस है, इसके 50% चांस है। या एक क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांसेस मैंने बोला 80% चांस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, तो परसेंटेज में बोल रहा हूं। लेकिन इस परसेंटेज को मैं अगर फ्रैक्शन में बोलूं, 50% को फ्रैक्शन में हाफ बोलते हैं, इसको मैं 4/5 बोलूं फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसे फिर मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम परसेंटेज में यूज करते हैं उसे फ्रैक्शन फॉर्म में जब हम बोलते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का। लेकिन अब आपको ये समझना है कि जब 2 बॉल ड्रॉ करते हैं ना, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, और हमें वो निकालनी है कि बोथ रेड, मान लिया, तब क्या होगा? तो टोटल पॉसिबल केसेस, अब ये टोटल पॉसिबल केसेस में 12 में से मैं बैग लेके गया, 12 में से 2 बॉल निकालनी है, तो आपको लगेगा इन 12 में से कौन सी 2, या पहली दूसरी, या पहली तीसरी, या पहली चौथी, या पहली 10वीं, या दूसरी तीसरी, या दूसरी 5वीं, मतलब 12 में से 2 को सेलेक्ट करना है। तो 12C2 का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगता है 12C2। ठीक है, और रेड होनी चाहिए, तो दूसरी कंडीशन फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस ऊपर लिखने, मैंने बोला रेड निकालना दोनों, तो आप देखोगे अरे इन 3 में से कौन सी 2 रेड निकालूं, 3C2। और इसको सॉल्व करने का तरीका है 3C2 की वैल्यू 3 × 2/2, 12 × 11/2, इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मतलब अगर मैं 15C2 निकालना है तो 15 × 14/2 होता है, तो यहाँ अपॉन में 2 भी आता है, वो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, मतलब 15 को 2 बार एक्सपेंड करना है, एक एक करके कम करके। 15C3 होता तो 15 को एक एक करके कम करना है 3 बार, और नीचे 3 to 1, या एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है, प्रॉपर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रॉपर ये चैप्टर पढ़ेंगे। हाँ, अब हमारे पास एक बॉल निकालनी है, और वो बॉल हमारे पास पहले है क्या, रेड, ग्रीन और ब्लू। अब प्रोबेबिलिटी ग्रीन या ब्लू बॉल की 2/3 है। ठीक है, तो एक तो हमें समझ में आया टोटल बॉल जो है, क्योंकि 3 के मल्टीपल में होंगी, क्योंकि 2/3 निकालना है ना। ग्रीन और ब्लू बॉल कितनी है, ग्रीन और ब्लू बॉल 2/3 ऑफ टोटल, या 66.66% ऑफ टोटल। अब बॉल के नंबर जाहिर सी बात है डेसिमल में तो होगा नहीं, 3 कैंसिल होता होगा, 3 का मल्टीपल। फिर से एक और बॉल निकाली, या उसी जब हम बॉल निकाल रहे हैं तो रेड या ग्रीन होंगे 3/5, तो 5 का मल्टीपल होगा, क्योंकि रेड या ग्रीन के लिए हमें बोला हुआ कि 3/5 ऑफ टोटल। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि बॉल जो है 3 या 5 का मल्टीपल होंगी, तो ये वाला तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, और अब की बार 2 बॉल्स निकाल रहे हैं, ये वाला जो तीसरा केस है 2 बॉल्स, इसमें कॉम्बिनेशन वाला प्रॉपर फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 1/15 है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास क्वेश्चंस में बॉल्स गिवन होती थी, प्रोबेबिलिटी पूछी होती थी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी हुई और बॉल पूछा है, तो इसको करने का बेस्ट तरीका होगा ऑप्शन को यूज करके। ठीक है, ऑप्शन को अगर हम मान के चलें कि 15 बॉल है, 15 वाला ऑप्शन रिजेक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि 2 बॉल्स की प्रोबेबिलिटी 1/15 नहीं आएगा। लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं, मान लो कि अगर टोटल 15 बॉल होती तो ग्रीन और ब्लू, ग्रीन प्लस ब्लू बॉल 2/3, 2/3 ऑफ 15 कर लेते, है ना, 2/3 ऑफ 15 कर लेता मैं, तो 10 हो जाती। ऐसे ही हमारे पास ग्रीन और ब्लू के अलावा रेड और ग्रीन, ग्रीन और रेड, 3/5 ऑफ 15, 9 हो जाती। ठीक है, तो ये 9 हो जाती। उसके अलावा हमारे पास जब 2 बॉल निकाल रहे हैं, कौन सी बॉक्स से 2 बॉल निकाल रहे हैं तो 1/15 आ रहा है, तो इसका मतलब जब 2 बॉल निकाल रहे हैं तो 1/15 मतलब उनके 1/15 मतलब 1 आ जा रहा, तो वो तो आएगा नहीं, इसलिए हम रिजेक्ट कर सकते हैं उसको इजीली।
ठीक है, तो इस 15 को भी रिजेक्ट करो, क्योंकि ये 1/15 के 2 बॉल निकाल रहे हैं, 1/15 प्रोबेबिलिटी आ रही, तो इसलिए ये आंसर हो नहीं सकता। सेकंड वैसे ही रिजेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन से प्रॉपर चेक करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये हो गया 2/3 ऑफ टोटल, थर्ड ऑप्शन 30 अगर हम ले तो ये हो जाएगा 20, और ये हो गया 3/5 ऑफ 30, ये हो गया 18। अब ग्रीन दोनों बॉल ग्रीन होंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालना है, बोथ ग्रीन, टोटल पॉसिबल केसेस क्या होंगे? टोटल बॉल्स तो हमारी 30 है ना, तो नीचे आएगा 30C2 और ऊपर क्या आएगा हमारे पास? ऊपर आएगा ग्रीन जितनी बॉल्स होंगी, ग्रीन बॉल्स मान लिया x है तो XC2, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/15। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, x इंटू x माइनस 1, और ये 30 इंटू 29 बाई 2 होता है 1/15, और ये 15 और x इंटू x माइनस 1 कितना है? 2 इंटू 29। अब देखिए ये x इंटू x माइनस 1 की वैल्यू ये है, तो यहां पर ऐसे दो मल्टीप्लाई होने चाहिए, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर है एक कम, ऐसे दो नंबर होने चाहिए कि जो एक के डिफरेंस में हो। तो इनमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं इसके कि यहाँ एक का डिफरेंस दिख रहा है ना, x इंटू x माइनस 1 की वैल्यू, मतलब दो कंसेक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करके 58 नहीं आता, इसलिए ये वाला जो 30 है ये भी रिजेक्ट हो गया। फिर हम देखेंगे 45 को चेक करेंगे, तो अगर 45 लेते हैं हम, ये 45 तो ये हो गया 15 और ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा हमारा 9 और ये हो जाएगा 27, ठीक है, और ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा हमारा, फिर ये 1/15 हो गया, और ये हो गया x माइनस 1 अपॉन 45 और 44, तो x माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू 44। अब क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कंसेक्यूटिव नंबर? तो 3 इंटू 11 इंटू 4, हाँ, तो इसे लिख सकते हैं 12 इंटू 11। या तो फैक्टराइजेशन करो या तो प्रॉपर इस तरीके से लिख सकते हैं आप। x इंटू x माइनस 1 की वैल्यू, इसका मतलब x होगा 12, दो कंसेक्यूटिव नंबर बन गए ना, यहाँ पर एक का डिफरेंस था, तो x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 12 का मतलब है ग्रीन बॉल हो गई 12। अब ग्रीन बॉल 12 हो गई तो रेड बॉल कितनी होगी? रेड बॉल हो जाएंगी 15, रेड बॉल हो जाएंगी 15, और ब्लू बॉल कितनी हो जाएंगी? ग्रीन बॉल ये हो गया 15, ब्लू बॉल हो जाएंगी 18, और हमें पूछा क्या है? टोटल बॉल्स ही पूछी थी, इतना करने की जरूरत नहीं थी, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, लेकिन ये क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे जब आपकी प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में काफी अच्छी कमांड हो। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन है मार्केट प्राइस ऑफ व्हील चेयर, मार्क प्राइस गिवन है, 20% डिस्काउंट दिया, गेन 51%, अगर कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं करते तो गेन परसेंटेज पूछा है। अब परसेंटेज में ही पूछा है, तो अगर इस डेटा को यूज ना भी करें तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस लूं, इसको हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज मान लेते हैं। अब क्योंकि प्रॉफिट बोला हुआ है 51%, अब प्रॉफिट क्या की कैलकुलेशन होती है इसके ऊपर, तो सीधे अगर ये 100 रुपीज मान के चलते हैं तो ये 151 रुपीज होना चाहिए। अगर ये 100 रुपीज है तो इसे 151 लेना है, और डिस्काउंट अप्लाई होता है यहां पर, तो इसको 20% डिक्रीज करके ये आना चाहिए। ठीक है, आपको ये समझना है कि किसी भी नंबर को अगर x एक नंबर गिवन है उसे 20% डिक्रीज करना हो तो क्या करते हैं? 80/100 की मल्टीप्लाई। अगर 5% डिक्रीज करना हो तो 95/100 की मल्टीप्लाई। ठीक है, कोई भी नंबर अपने आप में खुद का 100% होता है ना। और साथ ही साथ आपको ये भी समझना है, लेकिन अगर हमें आगे वाला नंबर गिवन है कि 20% डिक्रीज करके वो नंबर x आ गया, तो आपको पहले समझना था कि गाड़ी सीधे चलाते तो 80/100 की मल्टीप्लाई, गाड़ी उल्टी चलानी है तो 100/80 की मल्टीप्लाई, सीधे चलाने पर 100/80 की मल्टीप्लाई, उल्टी चलाने पर इतना। अगर ये पता होता, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालनी होती तो 80/100 की मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमें उल्टा चलना है तो हम 151 में 100/80 की मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 5/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 755/4। 4 से कैंसिल करें, 4 1 जा 4, 3 5, 4 8 जा 32, 3 5, 4 8 जा 32 और 88.75 आया। और हमें पूछा है कि अगर